तो आज हमारा जो क्लास है वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के ऊपर में होगा, जहाँ पे हम समझेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे और सेकंड पार्ट जब आएगा तो उसमें हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम कुछ डिफिनेशंस के ऊपर में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एज अ एग्जाम्पल और समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस में डिफिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि फ्रैक्शंस का डिफिनेशन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या है? तो ये एक पार्ट है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ होल। अब जैसे मान लेते हैं ये एक केक ले लेते हैं, तो केक में ये क्या हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें कितना है 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये 5 पार्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है और ये इस एक पार्ट को अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन हो गया। ये पूरा हो गया एक एज अ होल हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये एक एक जो है ये क्या हो रहा है, ये एक पार्ट हो रहा है। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का डिफिनेशन। अब इसी में अगर हम सिर्फ इस पार्ट का अगर बात करें तो ये आउट ऑफ 5 पार्ट्स ये एक पार्ट है, दैट मीन्स हम 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट जो है ये 1/5 पार्ट है। ये पार्ट का अगर बात करें तो ये 1/5 पार्ट है, ये 1/5 पार्ट है, ये 1/5 पार्ट है, ये 1/5 है, ये 1/5 पार्ट है। तो सभी जो है 1/5 पार्ट है। अब इसको ये हमारा हो गया फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि ये एक ऊपर का पार्ट है और एक नीचे का पार्ट है। तो ऊपर का पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे का पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर भी हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया, फ्रैक्शन का डिफिनेशन भी हो गया। अब इसमें और एक चीज़ जो है वो हम लोग समझ लेते हैं, उसको क्वेश्चन से रिलेटेड जो है जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हम लोग लेंगे। हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसी के साथ जो है फ्रैक्शन में ही हम लोग कुछ डिफिनेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। और वो पहला जो है वो हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर हम इक्विवेलेंट का बात करें दैट मीन्स इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू। जैसे अगर हम यहाँ पे 1/2 लिखे और ये हमने लिखा 2/4, ये दोनों जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 2/4 कैन बी रिटेन एज 1/2। 1/2 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो ये दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, समांतर है। समांतर मतलब इक्विवेलेंट है, इक्वल वैल्यू के साथ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 का ए है, 4/5। अब इस 4/5 को हमें क्या करना है, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो लिखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये 4/5 है तो 4/5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 8/10 हो गया एक। ठीक है, इसी में दूसरा जो है 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा। इसी में तीसरा है 4/5 है तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16/20 हो गया। और इसी में चौथा है तो 4/5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 20, 20/25। तो ये इस क्वेश्चन का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो हो गया। इसमें और एक ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 6/7। अब 6/7 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये नंबर 1 में हम 6/7 इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 14 हो गया।
इसी में दूसरा ले लेंगे 6/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6 3 जा 18, ये हो गया 21, 7 3 जा। इसमें तीसरा लेंगे 6/7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/28 हो जाएगा। इसी में चौथा ले लेते हैं 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30, फिर इधर में हो गया 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और एक नंबर ले लेते हैं 9/12। इसको भी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो 9/12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/24। इसी में दूसरा हो जाएगा 9/12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 दूना 27, 12 36 हो गया। इसी में तीसरा ले लेते हैं 9/12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौका 36, अब 12 24 दूना 48 हो जाएगा। इसी में चौथा ले लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पचे 45, अब 12 पचे 60 हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें डी में ले लेते हैं 15/20। 15/20 को हम लिखते हैं तो 15/20 इंटू 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 30/40। 15/20 को 3 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 45/60। इसी में हमारा हो गया 15/20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60/80 हो गया। उसी में हम 15/20 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 75/100। तो ये जो है ये सारा 15/20 का ये सारा जो नंबर दिया ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्वल वैल्यू वाले। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं, इसी से रिलेटेड अगर हम और एक क्वेश्चन देखें, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। हमें चेक करना है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन, मान लीजिए वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, इक्विवेलेंट और नॉट, इक्विवेलेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 2 का हो गया ए, तो ये क्या है 6/9 एंड 12/18। अब ये फ्रैक्शन जो है ये दिया गया, अब ये दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है उसे हमें चेक करना है। तो हम दो तरीका से चेक कर सकते हैं, एक तो ये कि 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जा 12 आया तो उतना ही, 9 2 जा 18, तो ये इक्विवेलेंट है अगर उसके ही टेबल में और सेम टाइम्स में आ रहा है। जैसे 6 2 जा आ रहा है तो 9 2 जा ही आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ये 6 2 जा आया और ये 9 3 जा में या ये कुछ और में आ रहा है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे में अगर आता है तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो गया हमारा 6 इंटू 18 हो गया, तो ये कितना हो गया 108 हो गया। और दूसरा है 9 इंटू 12, तो 9 इंटू 12 भी 108 होता है, 108। तो ये दोनों में क्या आ गया 108 आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट, तो ये क्या है ये इक्विवेलेंट है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 108 एंड 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 108। सो फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लेते हैं, बी का ले लेते हैं एग्जाम, बी में लिखते हैं, चलिए दूसरा ले लेते हैं 2/16
एंड 9/30, 9/30 ये इक्विवेलेंट है या नहीं। अब ये 2 का टेबल आप पढ़ लीजिए, 2 का टेबल में तो 9 तो आता नहीं है, तो कितना टाइम्स में आ रहा है वो तो इधर में नहीं हो रहा है। तो ये तो सिंपली अगर हम देखें तो कहे तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। फिर भी चेक करते हैं, ये 2 × 30, 2 × 30 कितना होगा 60, और ये 16 × 9, 16 × 9 कितना हो जाएगा 144। तो ये तो कह सकते हैं फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद और एक इसमें ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के लिए 4/9 एंड 8/18 देखते हैं ये है या नहीं है। तो 4 × 18 72, 9 × 8 ये भी हो गया 72। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चौथा एग्जांपल डी ले लेते हैं, क्या है 13/13 एंड 9/21 ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चेक करते हैं, 13 × 21, 13 × 21 कितना हो जाएगा, इधर में कर लेते हैं 13 × 21 273, 273, और ये हो गया 13 × 9। तो 13 × 9 अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 117। तो ये क्या है, फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ गए होंगे इक्विवेलेंट कैसे पता करना है, ये तो पता चल गया। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये चेक कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, वेरीफाई वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो हमें यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये हमें यूज करना है और बताना है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, चलिए 7/5 एंड 21/15 वैसे इक्विवेलेंट है या नहीं है। विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर सकते हैं, 7 × 3 = 21, 5 × 3 = 15, तो इक्विवेलेंट तो है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो इसको वेरीफाई करना है, तो हम लिखेंगे दी प्रोडक्ट्स आर 7 × 15 = 15 का टेबल पढ़िए, 15 टाइम्स कितना हो जाएगा 105। ठीक है, और एंड 105 एंड उसके बाद कौन सा है 5 × 21 = 105। तो ये दोनों में 105 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे द प्रोडक्ट्स आर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इतना हो गया। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं सिंस दीज आर इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस these are equal, the fractions are equivalent। ठीक है, the fractions are equivalent। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, और 2-3 ले लेते हैं एग्जांपल, सॉल्व ही कर देते हैं। उसके बाद है हमारा बी ले लेते हैं, 11/3 एंड 43/12। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं दी क्रॉस प्रोडक्ट of the cross products are
11 × 12, ठीक है। तो 11 × 12 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये है 12, ये है 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 132 एंड 3 × 43 कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 129 हो गया, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है, तो अलग अलग है तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस these are not equal, these are not equal, तो not equal तो हम क्या लिख सकते हैं, the fractions are not equivalent, ठीक है, not equivalent, दोनों का ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं और एक एग्जांपल, सी में ले लेते हैं 8/9 एंड 20/27, ये है या नहीं है, तो हम लिख देते हैं दी क्रॉस प्रोडक्ट्स आर, क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हम क्या ले रहे हैं, तो 8 × 27 इक्वल टू, तो 8 7 56 5 8 9 16 5 21 216 एंड उसके बाद क्या हो गया 9 × 20 इक्वल टू 9 2 180 हो गया, ठीक है 180। तो ये भी क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, these are not equal, तो these are not equal, the fractions are not equivalent, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला और एक ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10/7 एंड 20/14, अब ये है या नहीं है, तो लिख देंगे दी क्रॉस प्रोडक्ट आर, ये ऑफ बार बार लिख दे रहे हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट आर 10 × 14 हो गया 140 एंड 7 × 20 हो गया 140, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंस दीज आर इक्वल है, तो लिख सकते हैं द फ्रैक्शंस आर लिख देते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट जो है ये हो जाता है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे इसमें कि किस तरह से ये वेरीफाई करना था, इसलिए जो इतना सारा हम लिखे हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर करना होता तो हम डायरेक्ट जो है वो लिख देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंपलेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या, तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये 10/20 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये 1/2 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अगर हम डिफिनेशन का अगर हम लोग बात करें कि सिंपलेस्ट फॉर्म का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है,
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 5/6 है, ये फ्रैक्शन है, इस 5 और 6 का अगर हम HCF निकालें और HCF अगर 1 आता है तो ये क्या हो गया, ये 5/6 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर हमें मान लीजिए अगर हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए में 16/24। अब 16/24 दिया हुआ है तो ये तो देखेंगे 16, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है हम निकाल सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए स्टेप नंबर 1, फाइंड HCF। स्टेप नंबर 2, डिवाइड बाय HCF वैल्यू। ठीक है, HCF वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और तीसरा लिख देंगे राइट सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस 3 जो है प्रोसीजर जो है, उस 3 प्रोसीजर से जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 16 और 24 हो गया। ठीक है, ये जो है ये हमारा 16/24 हो गया। अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड HCF। अब HCF जो है, HCF जो है वो हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। HCF जो है वो हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो है वो डिवीज़न मेथड आता है HCF निकालने का, तो उस मेथड से जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दोनों ही मेथड हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि दोनों मेथड से जो है वो हम एक्सप्लेन करें। ठीक है, हर यहाँ पे जो भी रहे, जैसे हम यहाँ पे ये 16/24, तो यहाँ हम डिवीज़न मेथड से करते हैं। पहले 16 हो गया। ठीक है, तो 16 है और 24 है, तो छोटा नंबर जो है वो पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर जो है वो हम बाद में लिखेंगे। और उसके बाद 24 को कीजिए, तो 16 1 जा 16, कितना आ गया 8, फिर ये हो गया। अब ये 16 जो है फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 8 2 जा 16, ख़त्म हो गया। तो ये जो 8 जो है, ये जो लास्ट डिवाइज़र जो है वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे हमारा HCF हो गया 8। तो ये दिया हुआ है, तो अभी ये दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 2/3 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये तो हमने आपको यहाँ HCF जो निकालना बताया वो तो डिवीज़न मेथड से बताया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है जो हम करेंगे और उसमें हम LCM वाला मेथड जो है वो यूज़ कर लेंगे। बी में ले लेते हैं 10/50। ठीक है, और इसको जो है हमें क्या करना है, इसको जो है हमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम पहले HCF निकालेंगे और उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए 10 का 2 5 होता है और 50 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, 5 5 होता है। तो यहाँ 10 का हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 50 का लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। ठीक है, तो HCF क्या होगा, 10 और 50 का HCF क्या होगा, तो ये जो है ये दोनों में कॉमन है, तो 2, ये भी कॉमन है तो 5, और ये 5 तो है इस, क्योंकि ऊपर में तो और नहीं है, तो ये हो गया 5 2 जा 10। तो यहाँ पे HCF हो गया 10। तो हम ये दोनों ही 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 10 1 जा 10 5। तो ये 1/5 जो हो गया ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर यही अगर हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से अगर करना होता तो हम क्या करते, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर। सो 10 5 जा 50, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो जो ये डिवाइज़र है वही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन इसी में और सॉल्व करते हैं हम लोग।
सी सॉल्व करते हैं। सी में 18/72 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम करीब करीब 7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, 2 कर चुके हैं, 5 और करेंगे। अब 18/72 अगर हमें मेथड नहीं करना है तो 18×36, ये 18 का टेबल अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं तो टेबल में तो आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है हमारा, क्या होता है, HCF। तो चलिए HCF निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। 18×36, 18×4 = 72, खत्म। HCF हो गया 18। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। तो 18 1 जा हो गया और 18 4 जा हो गया। तो 1/4 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये मेथड से, ये छोटा मेथड है, जल्दी जो है ये सॉल्व हो जाता है, इसलिए डिवीज़न मेथड जो है वो इजी होता है। अभी डी आते हैं, ठीक है, और एक लेते हैं यहाँ पे डी में लिखते हैं 36/54, ठीक है। तो 36/54 जो है इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो हमें लिखना है। तो ऑब्वियसली 36 फिर 54, 36 1 जा 36, क्योंकि 2 जा करेंगे तो 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 करेंगे तो यहाँ हो गया 8 18, फिर 36, तो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। तो ये लास्ट डिवाइज़र जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो HCF हो गया 18, तो 18 2 जा 18, 2/3 जो है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसी में आगे आते हैं और एक लेते हैं ई नंबर में 96/48, 96/48। यहाँ तो हम डायरेक्ट अगर काट दे तो ये 2/1 हो जाता है, ये तो हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैथड जब हमें पता है तो मैथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे सोल्यूशन करके। जब बड़े क्लास में चले जाएंगे या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा तो वहाँ हमें ये मेथड की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्योंकि छोटे क्लास में हैं और डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस है तो पूरा चीज़ जानना ज़रूरी है। तो यहाँ में छोटा नंबर और बड़ा नंबर अंदर, तो 48 हो गया, तो 48 2 जा ही 96 होता है, ख़त्म। तो ये 8 दूना 16, 84 1, 4 दूना 8 1 9, तो 96। तो ये 48 ही हो गया हमारा HCF। तो डिवाइड करेंगे तो 2 1, 2/1 जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। ई के बाद आते हैं एफ में। एफ है हमारा 32/64, 32/64, ये भी है 32 2 जा 64, 1/2 जो है डायरेक्टली आंसर जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है इसका HCF जो है 32 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 32 से 64 को करेंगे, 2 जा 64, ख़त्म। HCF 32, तो 32 लिख देंगे, ठीक है। 1 जा 2 जा, तो 1 ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन EFG। तो जी में है हमारा क्वेश्चन 32/48। तो 32/48, तो यहाँ भी हम HCF करते हैं 32/48। तो 1 जा 32 हो गया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 1 आया, ये 32 गया, तो 2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया हमारा 16। तो हमारा HCF जो है वो हो गया 16। तो 16 से करेंगे, 16 2 जा 16 3, तो 2/3 जो है ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें सॉल्व जो है ये हमें करना है। तो यहाँ पे हमने इस क्लास में पढ़ा है आपका फ्रैक्शन पढ़ा, फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है फ्रैक्शन, और उसका डिफिनेशन हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है वो पढ़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी हमने जाना है कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड और एलसीएम मेथड से। हालांकि एलसीएम से हमने एक बार ही बताया है। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है ये भी पढ़ा है,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वो हमने निकाला। उसके बाद हमने पढ़ा है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सारा चीज़ जो है ये हमने इस क्लास में जो आज हमने पढ़ा है। अगले क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तब तक के लिए ये क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे।